जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है मोहित बरखे स्टडी में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये मेरे नोट्स है हिंदी संप्रेषण के ऊपर। संप्रेषण संप्रेषण का मतलब होता है समान प्रेषण। किसी भी चीज का जैसे कि तैसा किसी के पास पहुंचना, वह होता है संप्रेषण। जैसे कि मैं जिस बात को जिस तरह से कह रहा हूँ वह सामने वाले तक उसी माध्यम से पहुंच रहा है, तो वह संप्रेषण कहलाएगा। सम यानी समान और प्रेषण यानी पहुंचाना। संप्रेषण हिंदी का है, ये हिंदी संप्रेषण है, तो हिंदी के माध्यम से हिंदी भाषा की बात होगी इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो हम पार्ट 1 में जानेंगे। ये मेरे नोट्स हैं, जब कॉलेज की थी तो कॉलेज के नोट्स है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कहीं भी हिंदी संप्रेषण के विषय के लिए। तो संप्रेषण की अवधारणा इसमें देखेंगे, उसका महत्व जानेंगे, की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और अभाषिक संप्रेषण। अभाषिक संप्रेषण का अर्थ है जिसमें भाषा नहीं है। और फिर आते हैं हिंदी भाषा और संप्रेषण। संप्रेषण की संभावनाएं और भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर हम देखेंगे कि भ्रामक संप्रेषण क्या होता है और प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। भ्रामक संप्रेषण वह होता है जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है, यानी कि सही से नहीं पहुंच पाता है या सही तरीके से नहीं हो पाता है। प्रभावी संप्रेषण यानी कि इस तरीके से होना कि वे एक बार में इफेक्टिव हो, यानी कि एक बार में प्रभावशाली हो। फिर हम देखेंगे संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के बारे में देखेंगे। व्यक्ति और अधिक अस्मिता, अस्मिता का मतलब होता है पहचान, और अस्मिता, आयु, लिंग, वर्ग, शिक्षा आदि के बारे में हम जानेंगे। प्रभावी संप्रेषण के गुण एवं प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका हम देखेंगे। तो ये मेरे नोट्स है, तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया के बारे में। संप्रेषण जिसमें हम वर्ड टू वर्ड या कहें सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है। यानी कि संप्रेषण एक तरीके का माध्यम है, यानी कि एक तरीके का सोर्स है, यानी कि जो अपनी भावना है या अपना तरीका है उसको, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, उस तक जो अपने विचार होते हैं उसको सीधे तरीके से पहुंचाने का तरीका ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम धन प्रेषण से हुई है, जिसका अर्थ होता है सम यानी समान रूप से या पूरी तरह से, और प्रेषण का मतलब होता है आगे भेजना या अग्रसर करना। तो ये संप्रेषण का पूरा शाब्दिक अर्थ हो गया, यानी कि शब्द के अकॉर्डिंग हमने इसे जान लिया। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण समान रूप से भेजा गया। बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले तक भेजना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण। अब इसको हम शब्दों के रूप में हम देखें तो संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है। संप्रेषण के समानार्थी शब्द है कम्युनिकेशन का अर्थ एक तरह से सहभागिता उत्पन्न करना या सर्व मान्यता लाना है। जैसे कि मैं आपको हाय कह रहा हूं तो सामने से यदि हेलो का रिप्लाई आ रहा है, वो इस बात को समझ रहा है वो व्यक्ति कि मैंने उसे अभिवादन किया है, वह भी नमस्ते कर रहा है, तो भी एक ये संप्रेषण हुआ। इसके बारे में हम और जानेंगे, अभी उसके माध्यम, उसकी प्रोसेस, सब के बारे में हम जानेंगे। पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें और बने रहे अंत तक। तो इसमें आपको पूरे एक वीडियो में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा संप्रेषण के बारे में, हिंदी संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण से संबंधित परिभाषाएं हम देखें तो हिंदी में पहले मैं पढ़ देता हूं। संचार या संप्रेषण से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे के मस्तिष्क में डालने अथवा उसे समझने के लिए अपनाता है।
यानी कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे अभी मैं समझाने वाला हूं संप्रेषण के बारे में, तो यदि आप पूरा समझ लेते हैं तो ये संप्रेषण कहलाएगा। तो संचार का मतलब कि पूरे डालने का जो तरीका अपनाता है वह एक संचार प्रक्रिया कहलाती है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। मतलब कि एक तरीका है, यानी कि दो जो लोग हैं या फिर और लोग हैं उनके बीच में जो दूरियां हैं मस्तिष्क में, जो बातचीत है उसको मिटाना या कहें उसको समझने का एक तरीका है ये। इसके अंतर्गत कहने, सुनने, समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चालू रहती है। इसने कहा, लुइस एलन के अनुसार ये परिभाषा थी, और मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं तो कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ द थिंग वन पर्सन क्लोज वेन टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, यानी कि ये एक तरीके से मस्तिष्क को पाटने वाला मस्तिष्क है, या कहे सेतु है। यानी कि सेतु का मतलब होता है ब्रिज या कहे पुल। It involves a systematic and continuous process of dialing, listening and understanding। तो ये एक पूरी इंग्लिश में भी परिभाषा आपको प्राप्त हो जाती है किसकी, कम्युनिकेशन की। अब हम सेकंड देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियंस एंड नोट द टेक्नोलॉजीज ऑफ टेलीग्राफ, रेडियो एंड लाइट। संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है, यानी कि उस बड़े क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों, सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं। जो भी तथ्य होते हैं, जो भी अपने विचारधारा होते हैं, जो भी अपने कहने का तरीका होता है, उसको आपस में बांटते हैं। और टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं है। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार ये कहा गया है। अब हम देख लेते हैं संप्रेषण का वास्तविक अर्थ। संप्रेषक की भाषा विचारधारा को, अभिव्यक्ति को समझना है। अभिव्यक्ति जो कहने का तरीका है, वो व्यक्ति बताना क्या चाह रहा है, उस चीज को समझना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। जो स्रोत होता है या कहें जहां से सूचना स्टार्ट होती है, वह भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से श्रोता तक की एक पूरी घटनाओं या फिर किसी जानकारी, यदि मैं किसी जानकारी है मेरे पास तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वह भी एक संप्रेषण कहलाएगा। इस प्रकार संप्रेषण के विचारों का आदान प्रदान से संबद्ध है, ई एम रोजर और शूमेकर के अनुसार। अब हम अगली और एक और परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इस परिभाषा को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संप्रेषण हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन में संप्रेषण जरूरी है। क्योंकि किसी भी गलत फहमी या कहीं अच्छाई या फिर बुराई सब संप्रेषण के कारण ही उत्पन्न होती है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो हम देखते हैं, आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे, कुशलता पूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते हैं। चार्ल्स ई आसगुड के अनुसार कहा गया, इन द मोस्ट जनरल सेंस वी हैव कम्युनिकेशन whenever one system a source influence another the destination by manipulation of alternative signals which can be transmitted over the channels connecting them। ये एक परिभाषा और हो जाती है। अब हम संप्रेषण के मॉडलों के बारे में जानते हैं। संप्रेषण का त्रिकोणीय मॉडल क्या है, अब हम देख लेते हैं। एफिनिटी, ए सी आर या ए आर सी कह सकते हैं, ए आर सी, इस तरीके से ये हो गया ए आर सी मॉडल। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करें तो ए का मतलब होता है एफिनिटी और आर का मतलब होता है रियलिटी और सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। यानी कि एल रॉन हर्बर्ट ने संसार को एआरसी त्रिकोण के माध्यम से समझाने की लिए कोशिश की है संचार प्रक्रिया को। ए का मतलब होता है, ए का प्रयोग लगाव के लिए
और आर का प्रयोग होता है वास्तविकता के लिए और सी का प्रयोग होता है कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए। लगाव, वास्तविकता और संचार ये एक प्रक्रिया है। लुनवर्ड संचार के अनुसार क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है। किसी भी प्रकार के प्रतीक है वह भी संचार कहलाता है, जैसे चित्र, मौखिक या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं, लिखित माध्यम भी हो सकता है। जैसे ये भी आपको चित्र दिख रहा है, ये संचार मॉडल त्रिकोणीय मॉडल। प्रतीक युक्त संचार संदेशों को कम कर देते हैं। एक बात ये भी है कि जो प्रतीक होते कई बार भ्रम भी पैदा करते हैं, यानी कि मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उस प्रतीक का मतलब कुछ और निकाल ले। अगला देखते हैं हम संप्रेषण के तत्वों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संप्रेषण इसी से होता है। संप्रेषण चक्र हम कहें तो संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, ये जो तत्व है। अब ये तत्व में क्या आता है, संप्रेषक या स्रोत, जहां से संचार की उत्पत्ति होती है, किसी विषय की उत्पत्ति होती है, किसी कॉन्सेप्ट की, यानी कि मेरे पास जो सोर्स है ये यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। फिर संदेश का मतलब होता है, संदेश यानी कि क्या संदेश देना है हमें, क्या बातचीत करना है। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ संप्रेषण, तो संप्रेषण कहाँ से एक संदेश हो गया, संप्रेषण के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और माध्यम क्या हो गया, आप YouTube में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो YouTube और ये सभी माध्यम आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ और आप तक पहुंच रही है इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरीके से आप तक पहुंच रहा है, तो वो माध्यम कहलाएंगे। अब ग्राही के बारे में हम देखें तो ग्राही आप कहलाओगे। और ग्राही, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ग्राही, ये लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, आप तक ये वीडियो पहुंचाना, और आपका लक्ष्य क्या है, इस संप्रेषण को या फिर इस जो वीडियो को देखना। यानी कि आप ग्राही हुए, मैं स्रोत और संप्रेषक हुआ, संदेश ये पूरा संप्रेषण हुआ, यानी कि संप्रेषण का वीडियो हुआ, ये सब कॉन्सेप्ट हुए, और माध्यम क्या हुआ, ये जो हमारे बीच का जो दायरा है, ये वीडियो या आपका फोन या आपका सिस्टम या आपका इंटरनेट, ये सभी संप्रेषण के माध्यम के अंतर्गत आएंगे और आप ग्राही कहलाएंगे। वो फीडबैक जब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, या आपको उस चीज का समझ आया, या आपको प्रभाव पड़ा, या आपने समझ लिया या नहीं समझा, आपके डाउट्स आए, या मल्टीपल चीजें ऐसी जो घटित हो रही है आपके अंदर, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे फीडबैक यानी प्रतिक्रिया कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं संप्रेषक के स्रोत क्या होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया का आरंभ ही संप्रेषक से होता है। संप्रेषक यानी कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, है ना, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें संप्रेषक मैं कहलाया। संप्रेषक में संप्रेषण की प्रवीणता यानी कि कितना ज्यादा प्रवीण है वो, कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा वो कह सकता है, बोल सकता है, सोच सकता है, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। प्रवृत्ति आती है, यानी कि मेरी प्रवृत्ति कैसी, यदि मैं आपको संप्रेषण करके किसी चीज को समझा रहा हूँ, यदि मेरी प्रवृत्ति अलग तरीके की है, या मैं किसी एक विषय के ऊपर ही बोलना चाहता हूँ, हमेशा एक तरफा होता हूँ, तो मेरी वो प्रवृत्ति कहलाएगी। यदि मैं बाय साइड हूँ, दोनों तरह से बोलता हूँ, अच्छा बुरा दोनों तरह का पक्षों को लेकर चलता हूँ, तो मेरी वो प्रवृत्ति कहलाएगी। या सामाजिक प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति या धार्मिक प्रवृत्ति, मल्टीपल प्रवृत्तियां होती है, नेचर होता है इंसान का, टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है, तो वो प्रवृत्ति कहलाती है, या फिर किसी भी माध्यम की प्रवृत्ति कहलाती है। यह सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार होना चाहिए संप्रेषक में। अब प्रवीणता से क्या तात्पर्य है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, प्रवीणता का मतलब है बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना तथा तर्क वितर्क और आपसी ज्ञान संकेत करना, चित्र बनाना, ये सब प्रवृत्तियां प्रवीणता है। यानी कि मैं अच्छा बोल पा रहा हूं तो मेरी बोलना एक अच्छी प्रक्रिया है, अच्छा तरीके से। जैसे नेता होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो वे एक अच्छे बोलने वाले वक्ता है, तो वे क्या कहलाए, उनकी खासियत कहलाए। प्रवीणता का मतलब होता है खासियत। यदि कोई लेखक है वो अच्छे से लिख पा रहा है तो उसके जो पाठक वर्ग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। यदि वो अपनी अच्छी बातें लिख पा रहा है, पढ़ना,
अब कोई लोग होते हैं कि जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना आता है और उनको पढ़कर वे ऐसा बताते हैं जैसे कि सजीव लग रहा हो, बिल्कुल लाइव हम देख रहे हो, या फिर हमें बिल्कुल ऐसा मन में ऐसा लगने लगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल सीधा ही सही पढ़ रहा है। सुनना, सुनना भी एक बहुत अच्छी कला होती है। सुनना यानी कि किसी चीज को अच्छे से सुनना, तर्क वितर्क करना यानी कि डिबेट करना, आपसी ज्ञान को साझा करने या बताने का तरीका होना, संकेत करना उसको। कई लोग होते हैं कि जो लिखित अशिक्षित होते हैं, या कहीं पे उनको अक्षरों को ज्ञान नहीं होता है, या फिर वे नहीं जान पाते, या सुनने में वे परेशानी होती है। कई लोग होते हैं कि उनको सुन नहीं पाते वे, या देख नहीं पाते। तो कई तरीके के प्रकार होते हैं संप्रेषण को करने के। उन्हें हाव भाव से बताना या उन्हें महसूस करके बताना, तो मल्टीपल चीजें होती है। चित्र बनाकर कोई चित्रकार बहुत अच्छा होता है, वो चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। तो ये सभी प्रवीणता के अंतर्गत आती है। मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा किसी टॉपिक पर, लेकिन उसको इतना अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा कि वो वीडियो हमेशा हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज पर वीडियो बना दिया और फिर मैं और वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक ही वीडियो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बनाना चाहूंगा। यदि धैर्य है, समझना चाहते हैं, जानकारी आपको ही मिलेगी, तो वीडियो तक बना रहे और देखते रहे, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा, ना आपका जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्योंकि ये मैंने वीडियो, ये नोट्स मैंने पढ़कर काफी अच्छे से समझकर बनाए हैं अपने कॉलेज टाइम पे, और ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो कॉलेज लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई बड़े लेवल की तैयारी कर रहा हो, संप्रेषण के बारे में सभी को जानना जरूरी है कि संप्रेषण आखिर होता कैसे है। हम देख लेते हैं अब संदेश के बारे में। संप्रेषक की अभिव्यक्ति का विषय, संदेश की विषय वस्तु, संदेश का विवेचन, संदेश का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता की जानकारी, ये सभी संदेश कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ या फिर बताने वाला कॉन्सेप्ट होता है जो हमें भेजना है। किसी भी जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको ध्यान में रखकर हम संदेश को वैसे बनाएंगे जैसे कि कोई व्यक्ति चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अनाउंसमेंट भी होते हैं, तो अनाउंसमेंट में क्या लोग नारे बनाते हैं, कई बार होते 2 लाइन में बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं, तो हम लोगों के हिसाब से उस चीज को बनाने का प्रयास करते हैं, वही संदेश कहलाता है। देखो, एक तो होता है ये पूरा पीडीएफ नोट्स, है ना, एक होती पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसमें कम वर्ड्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करके बताना। तो ये किस तरीके से आप तक पहुंचने का प्रयास करना, वो होता है हमारा संदेश किस माध्यम से बनाते हैं। माध्यम हम देखें तो माध्यम का मतलब होता है एक तरीके से वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है, यानी कि एक तरीके से जो कनेक्शन का काम होता है माध्यम का। इस तरीके से संप्रेषक संदेश भेजता है, तरीका यानी कि बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट इत्यादि और भी तरीके होते हैं हाव भाव माध्यम से। ग्राही का मतलब होता है जिसके लिए संदेश तैयार किया गया, यानी लक्ष्य। फीडबैक का मतलब होता है कि कैसे जो प्रतिक्रिया मिली है आपके द्वारा, यदि मैंने आपको वीडियो पहुंचाया, आपको समझ आया या नहीं आया, वो चीज को क्लियर करना, आपकी प्रतिक्रिया देना। आपको अच्छा लगेगा तो आप अच्छा बोलोगे, नहीं लगेगा तो नहीं बोलोगे, आपके डाउट होंगे तो डाउट बताओगे। तो ऐसी चीजें संप्रेषण के चक्र के अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हैं संप्रेषण के 2 स्थितियां होती है, या तो संप्रेषण प्रति प्रभाव पड़ेगा उस पर, या वो प्रतिक्रिया देगा। जैसे कि मैं आपको वीडियो ये पूरा आप देख ले रहे हो तो आप कमेंट नहीं कर रहे ना, आप लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व करके आप नॉलेज लेकर जा रहे हो, तो स्थिति 1 कहलाएगी है, यानी कि आप प्रतिक्रिया कुछ नहीं दे रहे हो, आप लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या फिर आप बता नहीं रहे, डाउट नहीं पूछ रहे, तो स्थिति 1 कहलाएगी। केवल आप पर प्रभाव पड़ेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि संप्रेषण क्या होता है।
और सेकंड स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें आप पर प्रतिक्रिया देते हो, आप उसका फीडबैक देते हो। ये सबसे अच्छी चीज कहलाती है प्रतिक्रिया देना। यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है तो समझ लो कि वह चेतन है। कई बार होता है कि क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिन पर बातचीत मतलब जो पढ़ा रहा है टीचर वो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो समझ कर भी क्वेश्चन मार्क करते हैं। सर पूछते हैं कि हाँ समझ आ गया, कुछ लोग बोलते हैं हाँ समझ आ गया ठीक है, कुछ लोग कुछ बोलते ही नहीं। तो प्रतिक्रिया देने वाला सबसे अच्छा संप्रेषण होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति सही में जागरूक है, उस चीज के बारे में समझ रहा है। अब संप्रेषण का महत्व हम देख लें तो व्यक्तिगत जरूरतें यानी कि दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि की जरूरतें बहुत सारी होती है। इन सभी का जो दिन गुजरना है वो संप्रेषण के बिना संभव नहीं होता है। संप्रेषण इन सब में ही होता है। सुबह उठते हैं, हम सब कुछ खाना पीना करते हैं, क्या बना घर में क्या नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं, तो इस सब के माध्यम से भी संप्रेषण ही होता है। जैसे पशु पक्षी जानवर भी संप्रेषण करते हैं, वे अपना प्रेम का दिखावा करते हैं बोलकर, एक तरीके से कन्वर्सेशन करके। तो ये मल्टीपल चीजें इसके अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत संबंध हम देखें तो व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण जरूरी है। अगर बिना बातचीत के हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बना सकते। अब किसी व्यक्ति से हमें कनेक्शन करना है, हमें बातचीत उससे करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम बातचीत नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि हम उससे बातचीत करना चाहते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हेलो हम आपसे बात करना चाहते हैं, नमस्कार। वो भी बोलेगा हाँ ठीक है, यदि नहीं करना चाहता तो वो मना कर देगा, ऐसा होता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं सूचना के लिए भी संप्रेषण का महत्व होता है। मनुष्य जीवन में सूचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सूचना को एकत्रित करना, अवेयर होना, किसी भी जानकारी से जागरूक होना। अब देखते हैं आपसी बातचीत। आपसी बातचीत भी संप्रेषण वही है। आपसी बातचीत गद्य संप्रेषण का सबसे मनोरंजक उदाहरण है। गद्य का मतलब होता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। पद्य शैली का मतलब होता है जो गायन के तरीके में आती है, कविताएं, गाना, ये तरीके आते हैं। आग्रह हम देख लेते हैं तो आग्रह का मतलब होता है निवेदन करना या फिर किसी किसी चीज को ऐसे तैयार करना कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसमें हम ऐसे बनाए जाते हैं, कई लोग बैचेस होते हैं बेचने के लिए, है ना, तो उसको ऐसे आकर्षक रूप में बनाते हैं वो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आते हैं। उसमें केवल अच्छाइयां ऐसी जोड़ी जाती है जो विज्ञापनों में आप देखते हैं, इसमें अच्छाइयां जोड़ी जाती है, कोई अपनी बुराइयां जोड़कर तो आकर्षण नहीं देगा ना। तो यही चीज इसके अंतर्गत आती है। अब मनोरंजन के लिए भी संप्रेषण बहुत जरूरी है। अगला हम देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया की 5 महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता, माध्यम और संदेश और रुचि। वक्ता बोलने और सुनने में चाहिए। यदि संप्रेषण की प्रक्रिया को सही से करना है तो व्यक्ति को रुचिपूर्ण होना चाहिए। यदि मैं जो संप्रेषण के बारे में आप लोग नहीं जानना चाहते, है ना, और मैं आपको संप्रेषण पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अंदर वो आएगा ही नहीं, आप वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको संप्रेषण के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो को पूरा देखेंगे। ये बात होती है कि मेरा उद्देश्य भी पूरा होगा, आपका भी पूरा होगा। तो रुचि भी होना चाहिए कि आपकी भी रुचि बनी रहे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरी भी रुचि बनी रहे। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं हमें, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है रुचि की। संप्रेषण की प्रक्रिया दो तरफा संचार बनाए रखने में उत्पन्न होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं संप्रेषण में भाग लेने वाले तत्व जो हमने अभी तक ऑलरेडी जान चुके हैं। वक्ता, श्रोता, बोलने की क्षमता या कौशल होनी चाहिए, संदेश होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, श्रोता प्राप्तकर्ता, संदेश पाने वाला भी, अनुक्रिया और प्रक्रिया, संदेश का संदर्भ और संदर्भ यानी कि संदेश को क्या भेजना है वो, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य, ये सभी आते हैं। ये सभी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इनके बारे में हम जान चुके हैं। मौखिक संप्रेषण के मुख्य साधन है मुख्य ध्वनि, मुख ध्वनि, यानी कि जो मौखिक साधन होता है बोलने का, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोलने की कला आनी चाहिए, बोलना चाहिए वो व्यक्ति। अब कोई बोलना ही नहीं चाहता,
वो बोलने का शौकीन नहीं, तो वो कैसे कर पाएगा इतना संप्रेषण। यदि कोई लिखने का शौकीन है वो व्यक्ति तो वो लिख कर करेगा। अब जिसको लिखना नहीं आता तो वो कैसे करेगा, वो बोल कर करेगा। लिखने वाले को लिपि का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, कैसे कहाँ पर चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। बोलने वाले को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। आज के समय में जैसे कि कोई माध्यमों की कमी नहीं है, बहुत सारे माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बहुत सारे आज के समय में माध्यम है। संदेश प्राप्ति को डिकोडिंग भी कहते हैं, यानी कि संदेश यदि सही व्यक्ति को समझ में आ गया है तो वो डिकोडिंग कहलाएगा। जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण कर लेते जैसा वक्ता चाहता है तो वो सबसे अच्छी स्थिति होगी। इससे अच्छी कौन सी बात होगी बताओ। यदि मैं आप लोगों को जो वीडियो समझाने वाला हूँ और आपको वैसे ही समझ आ रहा है तो इससे ज्यादा और अच्छी बात हो नहीं सकती। संदेश प्राप्ति में कभी श्रोता वक्ता बन जाता है तो कभी वक्ता श्रोता बन जाता है। जैसे कि हम कहें मैं आपसे लाइव आता यहाँ पर तो मैं आपके चैट्स भी देख रहा होता तो आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता, या थोड़ा बहुत जैसे भी होता, जैसे कॉलिंग पर हम कर रहे हैं तो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो हाँ भाई लाइव बात कन्वर्सेशन हो रही है। तो ये बात होती है। कभी कभी संदेश वक्ता भी बन जाता है, कुछ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ हेलो, तो उनकी बात में मैं सुन रहा हूँ, कभी वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये स्थिति बनी रहती है लाइव में। हम देख लेते हैं अनुक्रिया प्रतिक्रिया कि वैसे ही है। श्रोता द्वारा भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं, ये हमने जान चुका है। संदर्भ का मतलब होता है जो भी सूचना होती है वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण भी होता है, और वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य, दोनों के जीवन में नैतिकता का स्थान, नैतिकता ही उचित अनुचित का बोध कराती है। नैतिकता यानी कि अच्छे मूल्य जो होना चाहिए व्यक्ति को समझने की वो होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये था संप्रेषण का चैप्टर। अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल, यानी कि जो इसके मॉडल है। आभाषिक संप्रेषण के बारे में भी हम जानेंगे। अब मॉडल के बारे में जान लेते हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल शब्द अंग्रेजी का है, जिसका अर्थ क्या होता है, किसी तथ्य, विचार या सिद्धांत को स्पष्ट करने या समझाने की प्रक्रिया। कई सारे जैसे कि एक तरीका होता है वही मॉडल कहलाता है। संप्रेषण के विभिन्न मॉडल हम देखें तो संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और आभाषिक संप्रेषण में अ मॉडल इज अ वर्किंग इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट by which social or physical situation can be represented. The situation can be real or hypothetical. A model thus stands for an ideal which is to be achieved or a pattern which is to be followed. ये था। अब श्रीकांत सिंह यूसक ने के हवाले से संप्रेषण के प्रतिरूप के चार कार माने हैं, का महत्व है। ये चार क्या है, जैसा कि मैंने ये डायग्राम बनाया है। संगठित करना, शोध संबंधी कार्य करना, अनुमान योग्य बनाना, मापन संबंधी कार्य करना। संगठित करना, किसने संगठित करना, आंकड़ों को, तथ्यों और आंकड़ों को व्यवस्थित करके आपसी संबंधों को निर्धारित करना और उन्हें सही तरीके से अभिव्यक्त करने का कार्य, यानी कि बताना। कोई भी तथ्य है या किसी हम कहें इतिहास के कोई टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कर रहा हूँ, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं तथ्यों को एकत्रित करूंगा, आंकड़ों को देखूंगा, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उनको सही तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो वह हमारा संगठन या संगठित करना है। शोध संबंधी कार्य करना, जो भी तथ्य होते हैं उनको शोध में मदद मिलती है। अनुमान योग्य बनाना, भविष्य की संभावनाओं की परिस्थितियों का अनुमान या अनुमान लगाना इसका विशेषता होती है या इसका कार्य होता है, अनुमान योग्य करना संप्रेषण के। मापन संबंधी कार्य, प्रतिरूप के विषय के स्तर पर अनुरूप मापन से ही मदद मिलती है। गुणात्मक और संख्यात्मक हो सकती है। गुणात्मक यानी कि क्वालिटी के रूप में हम देख सकते हो, संख्यात्मक मतलब क्वांटिटी के रूप में हम देख सकते हैं। संप्रेषक, संदेश प्राप्त, इस 5 रूपों पर ही पूरा संप्रेषण टिका हुआ है। प्राप्त, प्रेषक, संदेश,
माध्यम, ग्राही, फीडबैक, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं ईसाई मॉडल और वैदिक मॉडल आदि देख लेते हैं। ये सभी प्रमुख है ना। सामाजिक, संस्कृत, उदार, ये सब संप्रेषण है। साम्यवादी प्रतिरूप के उदारवादी मॉडल, इस्लामिक मॉडल, ईसाई मॉडल। तो हम देखते हैं SMR प्रतिरूप। SMR जैसे कि हमने ARC का देखा था, वैसे ही हम SMR का देखेंगे। S का मतलब संप्रेषक, M का मतलब है संदेश, और संदेश प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रिसीवर, यानी कि प्राप्त करना। सोर्स, मैसेज, रिसीवर, यानी कि जो प्राप्त करने वाला है, रिसीव करने वाला है। यह संप्रेषण एक तरह से तमाम संप्रेषण के प्रतिरूप का आधार है, क्योंकि इस प्रतिरूप के आधार पर ही संप्रेषण अन्य प्रतिरूपों का निर्माण होता है। अब अरस्तु का मॉडल हम देख लेते हैं। अरस्तु का मॉडल, संप्रेषण का क्षेत्र विद्वत वर्ग ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु जो कि सबसे ज्यादा ग्रीक रिप्रेजेंटेटिव हुए, काफी इनका महत्व रहा पॉलिटिक्स में, काफी इनका महत्व रहा पॉलिटिकल साइंस में, इम्पोर्टेंस रही। तो इन्होंने भी अपना संप्रेषण पर एक मॉडल लिया, जिसमें क्या हुआ, वक्ता, संदेश, अवसर, श्रोता, प्रभाव को इन्होंने डाला है। अरस्तु के मॉडल में प्रमुख वक्ता को मानते हैं, उनके प्रतिरूप में श्रोता जन सामान्य से न होकर राज्य व अभिजात वर्ग से है। यानी कि अभिजात वर्ग, इलीट वर्ग जो होता है, वो पढ़े लिखे लोगों का, सक्षम लोगों का वर्ग होता है। अरस्तु जो थे उन्होंने एक तरीके से जो उन्हीं लोगों को मान्यता दी जो सही में स्टेट के लिए या राज्य के लिए काम करते थे, वे उन्हीं को इम्पोर्टेंस देते थे। जिस पर प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से व्यक्ति की शैली, भंडार आदि सशक्त होने चाहिए। यानी कि जो तरीका है हमारा, वो पर लोगों तक ना पहुंचे, एक तरीके से डेमोक्रेसी के ऊपर ये प्रभाव है, यानी कि उन्हीं तक लोगों तक जाए जो पढ़े लिखे हैं या जो उसको समझ पा रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़े। इस तरीके से अरस्तु ने प्रस्तुत किया। अब हैरोल्ड डी लॉसवेल का संप्रेषण प्रतिरूप हम देखें तो हैरोल्ड डी लॉसवेल अमेरिकी विद्वान थे। ये मीडिया क्षेत्र के अध्येता थे। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध, और शीत युद्ध 1945 से 1991 की शुरुआत के दौरान प्रोपेगेंडा का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाल के संप्रेषण व्यक्ति के विचारकार, आचार व्यवहार और तौर तरीकों को प्रभावित और परिवर्तित करता है, ऐसा उन्होंने लिखा। अब हम देख लेते हैं, मैंने बताया कि ये सभी इन्हीं पर आधारित है, बस इन्हों को थोड़ा अलग अलग करके प्रस्तुत कर दिया है सभी ने। जैसे कि संप्रेषक, संदेश, माध्यम, संदेश किससे प्राप्त हो रहा है, प्राप्तकर्ता, और किस प्रभाव से, इन्होंने भी प्रभाव जोड़ा है। अब ब्रोडोक का संप्रेषण मॉडल हम देखें तो ब्रोडोक ने 1958 में अपना संप्रेषण प्रस्तुत किया था। ब्रोडोक ने लॉसवेल द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण प्रतिरूप के निहित तत्वों में दो अन्य तत्वों को जोड़ा, परिस्थिति और उद्देश्य। परिस्थिति का मतलब है किन परिस्थितियों में संप्रेषक ने संदेश को संप्रेषित किया, मतलब क्या जरूरत पड़ी, क्या स्थिति ऐसी आई जिसने संप्रेषक को संप्रेषण करने के लिए प्रेरित किया है। उद्देश्य देखें तो संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य से वो कर रहा है। जैसे मेरा उद्देश्य है कि आप तक इस वीडियो के माध्यम से पूरी सटीक जानकारी जाए, वो मेरा उद्देश्य है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ब्रोडोक का जो मॉडल है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब ब्रोडोक के संप्रेषण में जो कमियां हैं वो देखते हैं कि वक्ता श्रोता को प्रभावित करने के उद्देश्य से संप्रेषण करता है, किंतु सदैव वैसा नहीं होता। संप्रेषण के पत्र पत्रिकाओं का पाठक वर्ग पर टीवी के दर्शक वर्ग से अलग होता है, ऐसे ही रेडियो दर्शक भी अलग होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो पाठक वर्ग होता है वह चित्रों को उतना नहीं देख पाता, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत चित्र कम दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो दर्शक वर्ग होता है वो टीवी के माध्यम से देख पाता है। रेडियो वाला दर्शक वर्ग होता है, रेडियो में जो सुनाते हैं वो हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं। रेडियो में क्या चीज को डिस्क्राइब करते हैं, हवा कैसी चल रही है, वो कहते हैं कि एक आंधी चल रही थी, वहां से इंसान आ रहा था,
फिर वो कहीं जा रहा था तो तूफान आने लगा, फिर बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी, तो ये सब बताया जाता है। लेकिन टीवी में ऐसा नहीं बताया। टीवी में सीधे कन्वर्सेशन चल रही होती है और सामने वो दृश्य को प्रस्तुत कर देते हैं, बाढ़ या जो भी आए। पत्र पत्रिकाओं में भी अलग शैली होती है, न्यूज को बताने का तरीका भी अलग होता है, तो वो दृश्य सबका तरीका अलग अलग होता है, यानी कि एक कमी रही, इन्होंने सबका अलग अलग बताया है। इस प्रतिरूप में फीडबैक को जगह नहीं दी गई। जैसे यहाँ पर इफेक्ट के बारे में बताया कि जो इफेक्ट सीधे पड़ रहा है, वो इफेक्ट के बारे में बताया इन्होंने, फीडबैक को, प्रतिक्रिया को जगह नहीं दिया गया है। अब देख लेते हैं हम आभासिक संप्रेषण। आभासिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसमें बिना बोले, यानी कि वाणी का प्रयोग किए बिना, शारीरिक भंगिमाओं यानी कि शारीरिक प्रक्रियाओं के द्वारा, वो कहते हैं ना हम, एक डांस है जिसमें हाथ हिला कर बताया जाता है कि क्या संदेश वो प्रदान करना चाह रहे हैं। हाव भाव, चेष्टाओं के माध्यम से संदेश संप्रेषण का काम किया जाता है। इसके विपरीत भाषिक संप्रेषण में वाणी के द्वारा संदेश का प्रयोग होता है, जैसे कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है। आभासिक संप्रेषण प्रक्रिया में भावों और विचारों अभिव्यक्ति को शब्द प्रयोग के बिना व्यक्त किया जाता है। आभासिक संप्रेषण के ऐतिहासिक विकास क्रम में यहाँ आदि मानव की गुफाओं से प्रस्तर वस्तुओं और भित्ति चित्रों से लेकर नृत्य, नाटिका, मूक दर्शन, अभिव्यंजनात्मक, अमूर्त कला के रूप आदि इसमें शामिल है। बहुत ज्यादा इतिहास रहा, बड़ा इतिहास रहा, जिसमें क्या होता है कि प्राचीन समय भी हमारी जब लिपि या कहीं भाषा का विकास नहीं हुआ, भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई, तो उस समय भी मनुष्य कन्वर्सेशन करता था, कम्युनिकेशन करता था हाव भावों से। आदि मानव कैसे बोला करते थे, कुछ झुंड होता है, किस तरीके से वो अपने इशारे करते थे, आवाजें करते थे, तो ऐसे तरीके होते थे। नृत्य करते थे, नृत्य, नाटिका, ये चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। तो ये सभी भी अभाषिक संप्रेषण के एक उदाहरण है। अब हम देखें तो कथक, भरतनाट्यम, कथकली, नौटंकी, ओडिसी, मणिपुरी, कचिपुड़ी आदि नृत्य शैली भी इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें किसी विषय को समझाने के लिए प्रयास किया जाता है। आभासिक संप्रेषण को अभिव्यक्त करने के तरीके क्या है? संकेत के द्वारा, यानी कि संकेत करके, किसी चीज को इंडिकेट करके, किसी चीज को बताकर, इशारा करके ये प्रक्रिया चलती है। क्रिया करके, यानी कि उसके ऊपर कार्य करके बता सकते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज को कर रहा हूँ, एक्ट करके बता सकता हूँ। यदि मैं डांस कर रहा हूँ तो डांस करके आपको किसी संदेश के बारे में बता सकता हूँ, वस्तु के द्वारा बता सकता हूँ। आभासिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण का आधार जैव अथवा सामाजिक दोनों से ही हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाव। भाव कौन कौन से होते हैं इंसान के अंदर, जिसके माध्यम से अभाषिक संप्रेषण को किया जा सकता है, जिसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं उन भावों को, जिसमें हम हर्ष, विषाद कर सकते हैं, यानी कि खुश और इन सब के बारे में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। भय, किसी डर को बता सकते हैं हम, उसके माध्यम से हम डर रहे हैं तो कोई कांप जाएगा वो व्यक्ति, अपना वो दुख भाव में ये सब बताएंगे। आशा, निराशा, इन सबको बता सकते हैं। आश्चर्य होना, वो इमोजीज के बारे में जानते हैं? इमोजी जो मोबाइल में होते हैं, वो भी एक तरीके से इन्हीं सबको बताने का प्रयास करते हैं। कई बार हम टेक्स्ट नहीं लिख पाते, लेकिन वो इमोजी ऐड कर देते हैं टेक्स्ट में। तो वही चीज ये है कि इंसान भी उस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आश्चर्य, आघात, क्रोध, गुस्सा करना, किसी को आंख से ऐसे देखना कि गुस्सा हो रहा है। उत्तेजना, यानी कि एक तरीके से उत्सुकता करना, किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट आना, उत्तेजित होना। लज्जा करना, शर्माना, तिरस्कार करना, किसी चीज का बहिष्कार देना, चलो ठीक है भाई हम नहीं कर रहे, ठीक है। व्यथा बताना, आतंक बताना, टेरर, किसी चीज को डराना, परेशानी, इन सब भावों के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, भावों को प्रस्तुत कर सकते हैं आभासिक संप्रेषण के द्वारा। अब हिंदी भाषा संप्रेषण हम देख रहे हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब संप्रेषण के प्रकार हम देखें तो कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमौखिक, मौखिक और लिखित। अमौखिक के अंतर्गत आ जाता है हमारा अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और भी तरीके, चिन्हों, हाव भावों, प्रतीकों का प्रयोग करके इसका प्रस्तुत किया जाता है।
इसके माध्यम से चित्र बनाकर कोई कर रहा है, कोई हाथ के संकेत दिखा रहा है, या फिर किसी तरीके से डांस करके प्रस्तुत कर रहा है, तो ये सभी अमौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। मौखिक संप्रेषण यानी कि बोलकर किया गया संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है, और लिखित संप्रेषण यानी कि लिखकर किया गया है। आभाषिक संप्रेषण में संकेतों, हाव भावों, इन सब का ज्ञान इंसान को होना चाहिए, इनके बारे में कैसे बताया जाता है, और जो जिसको बता रहे हैं उसको भी इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह समझ पाएगा। और जो मौखिक संप्रेषण होता है, सामने वालों को शब्दों, भाषा, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी मौखिक संप्रेषण संभव हो पाएगा। और लिखित संप्रेषण भी सामने वाला व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, उस लिपि का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं इस चीज को लैटिन इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, यानी कि मुख को मैं लिखूं तो MUKH, है ना, लेकिन सामने वाला व्यक्ति देवनागरी लिपि में ये जान रहा है, ये हिंदी की देवनागरी लिपि है। लिपि, स्क्रिप्ट और भाषा दो अलग कॉन्सेप्ट होता है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी चीज को कैसे लिखा जा रहा है, वो स्क्रिप्ट होती है, और भाषा यानी कि किस तरीके से उसको बोला जा रहा है। लिखित संप्रेषण में भाषा, लिपि, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। मौखिक संप्रेषण यहाँ पर देख लो, मौखिक संप्रेषण से संबंधित कुछ सुझाव है कि मौखिक संप्रेषण करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शब्दों के चयन से हमेशा सावधानी रहना चाहिए, कि कुछ ऐसे शब्द रखना चाहिए हमें जो सामने वाला जाने, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अपनी गति के बारे में बातचीत करना चाहिए, सामान्य गति से बात करना चाहिए। कोई जल्दी जल्दी बता रहा है, जैसे मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बता दूं तो आपको नहीं समझ आएगा, मैं ज्यादा ही धीरे बता दूं तो आपको नींद आने लगेगी। लेकिन मैं यदि एक नॉर्मल वे में बताना जारी रखूं तो आप उसको समझने के लिए वीडियो तक बने रहेंगे, आपको समझ आएगा, अन्यथा आपके भी डाउट्स बढ़ेंगे। ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति आमतौर पर घातक साबित होती है, इसलिए छोटे छोटे वार्तालाप समझने में सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कन्वर्सेशन हो जो आसानी से लोग समझ पाए, है ना। ज्यादा भी इम्पोर्टेंट, ज्यादा भी बोलना अच्छा नहीं होता। जब कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को काटना नहीं चाहिए, देर से सुने, समझे, और उसकी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात रखे। ये एक इस चीज का मौखिक संप्रेषण के लिए इम्पोर्टेंस है, यानी कि जब सामने वाला बोल रहा है तो उस चीज को सुनना। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिसका अर्थ हमें नहीं पता। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए कि जिसका अर्थ हमें ही नहीं पता, तो सामने वाले को कैसे बताएंगे। मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं। वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को समझा नहीं गया तो वह तुरंत संप्रेषित कर सकते हैं। यदि आप लोग मुझसे लाइव जुड़े होते, या फिर आप डायरेक्ट हम किसी कॉल पर बात कर रहे होते, फोन पर बात कर रहे होते, या सामने बैठे होते, या ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती, तो आप सीधे मुझसे पूछ सकते थे। तो ये लाभ होता है डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने से, मौखिक कन्वर्सेशन करने से। व्यक्त अपने संदेश के संबंध में भ्रम स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। जो भी आपको डाउट होते वो तुरंत क्लियर कर लेते हैं आप। वक्ता इससे संदेश प्राप्त करने वालों के मनोभाव, मतों और विश्वास में बदलाव ला सकता है। यदि आप को जान रहे हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, उस पर बदलाव ला सकते हैं। मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है। जो भी लिखित में एक लिखना होता है, उसको भाषा का ज्ञान रखना होता है, काफी सारी रिटर्न, कभी भी हम देखते हैं लिखने और बोलने में समय लगता है, तो लिखने में काफी समय लगता है, लेकिन मौखिक संप्रेषण में समय नहीं लगता। उसको हम इजीली बोल पाते हैं, आसानी से बोल पाते हैं, इसलिए वो संप्रेषण आसानी से हो जाता है। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता यह है कि उसमें बड़े समूह के साथ संवाद किया जा सकता है। जैसे एक बार में मल्टीपल लोगों के साथ हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कहीं स्पीच दे रहे हैं तो हम एक बार में बता सकते हैं। क्लास में 100 लोग बैठे हैं तो हम उन 100 को एक साथ पढ़ा सकते हैं। लेकिन लिखित में ऐसा नहीं होता, लिखित में उसी व्यक्ति को पढ़ाएंगे, उस तक पुस्तक जाएगी जो वो पढ़ेगा। मौखिक संप्रेषण की सीमाएं क्या होती है। सीमाएं यानी कि उसकी कमियां क्या है। मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता, यानी कि इनका कोई एक ऐसा जगह नहीं होती कि जहां पर ये रखा जाए। इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें ऐसा भी है कि यदि मैं आपसे बोल रहा हूं तो इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता, है ना। जो मैंने अभी आधा घंटे पहले बोला या 15 मिनट पहले बोला, उसको मैं रिपीट नहीं कर पा रहा, उसी वे में नहीं करूंगा, उसी तरीके से नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो चीज लिख दिया होता तो वो उस एक लिखित बन गई होती, उसको हम वैसे ही पढ़ रहे होते। यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वो उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। यदि वह अच्छे से नहीं बोल पा रहा है तो फिर वो सही से उस संप्रेषण को नहीं कर पाएगा। ये एक
परेशानी इसके अंतर्गत आती है। कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि कार्यालय यानी कि जो भी काम होते हैं कार्यालय के दफ्तर के, उसके लिए लिखना जरूरी होता है, लैखिक रूप से वो सही होता है, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का। यदि श्रोता बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर किसी बात को उल्टा सीधा तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो इससे भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम वे है जिसमें हम किसी भी जो पुराने जो परंपरागत हमारे तरीके होते हैं उनके माध्यम से संप्रेषण को करते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाटक, कठपुतली, अभिनय। अभिनय का मतलब होता है एक्ट करना किसी भी चीज का। नुक्कड़ नाटक आज भी प्रभावी संप्रेषण के एक मजबूत माध्यम है, अच्छे माध्यम है। आधुनिक माध्यम में हम देखते हैं साक्षर, निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, हाइब्रिड मेल सर्विस, इंटरनेट, सेक्युलर वीडियो और नेटवर्किंग, केबल, डिश टीवी, एफएम, व्हाट्सएप, सीडी, फेसबुक, ट्विटर, सब इंस्टाग्राम वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलता जितना जल्दी मौखिक संप्रेषण में मिल जाता है। यदि कोई कन्वर्सेशन कर रहा है तो तुरंत उसकी फीडबैक मिल जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है, लेकिन लिखित में ऐसा नहीं होता। अब लिखित संप्रेषण के लाभ हम देख लें तो लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। यदि ये नोट्स मैंने रखा हूँ तो इसको मैं आगे के लिए भी रख के रख सकता हूँ, ये हमेशा के लिए हो सकता है, लेकिन जो मैंने चीज समझाया आपको वो हमेशा के लिए नहीं मिलेगी वो चीज। लेकिन यूट्यूब में अवेलेबल है तो ये यूट्यूब में ऑडियो फॉर्म पे आपके पास रहेगा मेरी वॉइस। यदि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं उसको हमेशा के लिए संरक्षित नहीं कर सकता। तो ये एक लाभ होता है लिखित का, कि लिखकर हम किसी भी चीज को हम आगे तक रख सकते हैं। लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषा और स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो जिनका सटीक अर्थ होता है उनका प्रयोग किया जाता है इसमें। लिखित संप्रेषण में जटिल यानी कि कठिन और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता को इसे पुनः पढ़ने का पुनः पढ़कर वो समझ सकता है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके समक्ष जो चुनौतियां होती है, प्रमुख चुनौतियां क्या है कि संप्रेषण जो इस संप्रेषण में चुनौतियां है मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक। मनोवैज्ञानिक यानी कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस टाइप का है, कैसे समझ रहा है, उसकी एक प्रॉब्लम आती है। यांत्रिक, यंत्रों की किस तरीके से वो पढ़ रहा है, कैसे किन चीजों का जो वो कर रहा है, समझ रहा है। और अर्थगत यानी कि किसने क्या पर्सपेक्टिव से लिखा है उस चीज को, मैंने किस पर्सपेक्टिव से किस लाइन को लिखा है, किस उद्देश्य से किस लाइन को लिखा है। सामने वाला व्यक्ति यदि मुझसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, तो उसको नहीं समझ पाएगा। इसलिए इसमें जरूरी है कि यदि उसका अर्थ भी लिख दिया जाना ताकि वो समझने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी चुनौती रहेगी, क्योंकि मैं किस हिसाब से कुछ लाइन लिख रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा कि मैंने किस उद्देश्य से वो लाइन को लिखा है। भौतिक समस्या भी इसमें आती है, भाषिक समस्या भी आती है, यानी कि मुझे भाषा का, मैंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया या फिर ऐसी भाषा का उपयोग कर लिया जो आपको नहीं समझ आती, तो ये संप्रेषण भी हमारे सामने चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ पा रहा है। तो इस कारण से संप्रेषण में, इस लिखित संप्रेषण में समस्या उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक समस्या भी इसके अंतर्गत आती है। अब मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर ये सभी मैंने ऑलरेडी बता चुका है। मनोवैज्ञानिक काम करता है, ये मानसिक संरचना को बताता है, यंत्रों की इसके अंतर्गत आता है। शारीरिक अक्षमता, मशीनी और ये सब समस्या, मशीनी, कई बार मशीन खराब होती है, जैसे मेरा अभी माइक खराब हो जाए तो आप तक वो बात ही नहीं जाएगी ना, या फिर मेरे सही से आप तक कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊंगा तो आप तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। तो मशीनी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, या आपका इंटरनेट किसी तरीके से खराब हो जाना या नहीं पहुंच पाना उस तरीके से, आपका लैग होना बार बार वीडियो का, तो ये सब यंत्रों की मशीनी खराबी इसके अंतर्गत आ जाती है, ये चुनौतियां आ जाती हैं। कई बार हमारी साफ आवाज नहीं निकलती, उस कारण से भी समस्या आ जाती है। और कुछ बार दबे शब्द निकल जाते हैं, जैसे कि मैं कई बार धीमा हो जाऊंगा या हकलाहट हो जाएगी मेरे अंदर, मैं सही से नहीं बता पाऊंगा, तो ये भी एक तरीके से इस संप्रेषण के अंतर्गत चुनौतियां आती है। संप्रेषण के अंतर्गत ये चुनौतियां आती हैं।
मशीनी जो समस्या है, ये लहजा टोन कई बार बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, कई बार हम देखते हैं। अर्थगत, अर्थगत का मतलब होता है नैतिक मूल्यों को नहीं समझना, संप्रेषण की भूमिका होती है अर्थ को नहीं समझ पाना, वो इसके अंतर्गत आता है। ये भौतिक वाला भी है। एंड भाषिक समस्या भी इसके अंतर्गत बनी रहती है, सांस्कृतिक समस्या भी बनी रहती है। अब सूचना संप्रेषण में बाधा है। सूचना संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं होती है? भाषा की, समय की, आर्थिक विपन्नता की और प्रशिक्षित लोगों का अभाव, संप्रेषक में प्राप्तकर्ता की उम्र का अंतर, शिक्षा में अंतर, वैचारिक मतभेद और सांस्कृतिक और भौगोलिक अंतर। हम इसमें देखें तो मैं इसको बताने का प्रयास करूं तो भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है संप्रेषण में। यदि संप्रेषण में भाषा का ज्ञान किसी को नहीं है तो वह सही से संप्रेषण नहीं कर पाएगा। समय, टाइमिंग, किस टाइमिंग पर किस विचार को प्रस्तुत करना है, यदि टाइमिंग गलत है, कुछ अपडेट देना हो, वो यदि वो सही से नहीं जा पाई तो वो भी संप्रेषण सही से नहीं हो पाएगा। और आर्थिक विभिन्नता और प्रशिक्षित लोगों का अभाव, यानी कि ट्रेंड जो लोग हैं उनकी भी कमी है। यदि मुझे लिखना अच्छे से नहीं आता तो सामने वाले को अच्छे से वो समझ पा रहा है, या मुझे लिखना बहुत अच्छे से आता बट सामने वाले को नहीं आता, तो उसको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। संप्रेषक की उम्र का भी अंतर होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कॉलेज वालों के लिए, तो कॉलेज वालों के लिए तो कॉलेज लेवल पे लिखूंगा, मैं दूसरी क्लास के बच्चों के लिए तो नहीं लिख रहा हूँ ना। तो उम्र का अंतर भी इसके अंतर्गत होता है। जब मैं दूसरी क्लास के बच्चों के लिए कुछ लिखूंगा या फिर उनके लिए कुछ चीज बनाऊंगा तो मैं उनके हिसाब से उस चीज को बनाने का प्रयास करूंगा, शब्दों को वैसे रखूंगा, भाषा को वैसे रखूंगा, उस तरीके से उसका बनाएंगे। शिक्षा में अंतर होता है कि सबका अलग अलग लेवल होता है शिक्षा में, एजुकेटेड का। वैचारिक मतभेद भी कई लोगों के अलग होते हैं, कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, तो ये भी सूचना संप्रेषण में बाधाएं आती हैं। संस्कृति और भौतिक अंतर भी अलग होते हैं, भौगोलिक अंतर यानी कि उनका रहन सहन देखते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण की संभावनाएं और भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर। यानी कि संप्रेषण में जो भ्रामक संप्रेषण कैसे होता है, भ्रम कैसे उत्पन्न होता है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, इसके माध्यम से हम जानेंगे। ऑलरेडी हम जान चुके हैं संप्रेषण के तत्वों के बारे में, उसके महत्व के बारे में भी जान चुके हैं, और निर्णय लेने के लिए योजना बनाने में इसका महत्व होता है, नेतृत्व का आधार होता है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए संप्रेषण बनाता है, यानी कि किस उद्देश्य की प्राप्ति, क्या लक्ष्य है। जैसे मेरा लक्ष्य है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संप्रेषण को बताना, तो ये मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा जब सही से पहुंच पाएगा आप तक वीडियो। समय और शक्ति की बचत, कार्य संतुष्टि के लिए, ये सब इसका महत्व है। संप्रेषण की विशेषता क्या होती है? संप्रेषण विश्वास के लिए होता है, स्थिर होता है, अस्थिरता, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी संप्रेषण होता है। प्रासंगिकता यानी कि रीति रिवाज और नैतिक अनैतिक शिक्षा के संदर्भ में प्रासंगिकता भी बनी रहती है। प्रासंगिकता यानी कि उसका महत्व और उसकी रिलेवेंस आज के समय में क्यों बना हुआ है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हम देखें तो संप्रेषण के विभिन्न माध्यम इसमें आते हैं एकालाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट आदि। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। एकालाप का मतलब होता है, एकालाप जिसका इसके सबसे ही पता चल रहा है, एकालाप यानी कि कोई भी भाव या विचार सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में बनता है और वो खुद से ही अपने बारे में चिंतन करता है, उस विचार के बारे में सोचता है, उसके बारे में समझता है, फिर बोलता है, वो एकालाप कहलाता है। और यही एकालाप है, अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं, जहाँ व्यक्ति स्वयं की वक्ता और श्रोता होता है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है, या खुद से बातचीत करना, खुद से सोचना, खुद के बारे में, उस चीज का, उस विषय के बारे में सोचना, तो ये एकालाप कहलाता है। संवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत की जो प्रक्रिया होती है वो संवाद कहलाता है। किसी भी चीज में यदि मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ या एक पूरे ग्रुप से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो वो संवाद कहलाएगा, जिसे डायलॉग के रूप में भी कहते हैं। कि डायलॉग होता है, हम बोलते हैं मूवी में क्या होता है, डायलॉग्स बने होते हैं, यानी कि सामने वाला बोलेगा तो सामने वाला उसके जो आप
उसका जो ओपोनेंट है वो भी बोलेगा। ये संवाद शैली में होता है। प्रतिपाद की दृष्टि से ये गत्यात्मक और स्थिर होते हैं, मौखिक और लिखित भी होते हैं शैली की दृष्टि से। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच जो संचार विनिमय है, ये दो लोगों में आप देख पा रहे हैं आमने सामने कन्वर्सेशन। कक्षा में अध्यापक और छात्रों के मध्य बातचीत, यानी कि एक टीचर है और कई सारे बच्चे हैं, वो कन्वर्सेशन हो रहा है, एक या दो से अधिक कई लोगों के अंतर्गत होता है। सामूहिक चर्चा हम देख लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो आते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, वो सामूहिक चर्चा कहलाती है। कई बार मीटिंग होती है तो वो एक सामूहिक चर्चा कहलाती है। कक्षा में विद्यार्थियों का परस्पर आपस में विचार विमर्श, ये सब सामूहिक चर्चा के अंतर्गत आते हैं। सामूहिक चर्चा के उद्देश्य क्या होता है? तो विचारों के आदान प्रदान, संगठन के लक्ष्य प्राप्ति में आ रही बाधाओं को खत्म करना। कोई भी ग्रुप डिस्कशन किस लिए होता है कि किसी भी चीज में जो समूह के जो सदस्य उनको किसी चीज की परेशानी हो रही है तो उस चीज पर डिस्कस करके उसका निर्णय समाधान निकालने के लिए सामूहिक चर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहले समय की बचत करना, कि हर एक व्यक्ति को समझाने से अच्छा है पूरा ग्रुप डिस्कशन कर लिया जाए, एक बार में सभी को समझ आ जाए। इसकी सफलता की शर्तें क्या होती है? सामूहिक चर्चा सफलताओं के लिए सबसे पहले समूह के सदस्यों के चर्चा के उद्देश्य को स्पष्ट हो, यानी कि उनको बताया जाए कि चर्चा किस लिए की जा रही है। सदस्यों के व्यवहार का सकारात्मक होना, यानी कि सभी जो ग्रुप के लोग हैं वो सकारात्मक व्यवहार करने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सुन ही नहीं रहा, कोई बोला जा रहा है, कोई इधर उधर ध्यान दे रहा है। तो सभी लोगों के अंदर ध्यान होना चाहिए, समूह में डिस्कशन करने के वो योग्य होना चाहिए। सामूहिक चर्चा के समय सभी सदस्यों के परस्पर सहृदय और सहनशीलता से अपने विचार रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को मार काटने लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में सभी एक दूसरे की बात अच्छे से रखना चाहिए, अपने विचारों को सुनना चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। अगला देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आज के समय में सबसे बड़ा माध्यम है, हम कह सकते हैं हर जगह आजकल कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इंटरनेट अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिससे हर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा है। इंटरनेट का नाम ही इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह विश्व की सबसे कारगर सूचना प्रणाली है। सॉरी, यहाँ पर इंटरनेट आएगा, इंटरनेट कंप्यूटर ये सब इससे जुड़ा हुआ है। इंटरनेट का आरंभ 1779 से एक शैक्षिक नेटवर्क यूजनेट न्यूज में हुआ था। ये देख लेते हैं हम, नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन के 5 सुपर कंप्यूटर केंद्रों में की स्थापना हुई थी। और ये देख लेते हैं अमेरिका ने इस प्रणाली के 1990 में अपना वर्चस्व ग्रहण किया था। तो ये भी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ईमेल के बारे में देखें, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका मतलब है किसी भी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से संदेश भेजने का एक तरीका होता है ये। इसके लिए पते की जरूरत होती है, यानी कि यूजर नेम, यानी कि ईमेल जो होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहित बरके 5, यानी कि ये मेरी ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर यदि ईमेल है तो ये आप ईमेल के द्वारा कुछ भी भेजेंगे, कुछ भी भेजना चाहेंगे वो मुझ तक पहुंचेगा। तो इसके लिए एक यूजर नेम की जरूरत होती है। 1972 में ईमेल अपार्टनेट का प्रचलन हुआ जो सबसे ज्यादा उपयोगी हो गया। अब हम ब्लॉग के बारे में देखें तो ब्लॉग इंटरनेट पर लिखी गई एक विशिष्ट डायरी होती है जिसे दूसरे भी पढ़ सकते हैं। पहले की तरह गोपनीय नहीं होती थी। पहले जो डायरी कुछ लोग होते थे वो अपनी पर्सनली लिखते थे, लेकिन आजकल एक तरीका हो गया कि लोग अपने जीवन को ब्लॉग में बताना शुरू कर रहे हैं। यानी कि हर रोज की अपनी जो गतिविधि है, अपने हर रोज की जो दिनचर्या है उसके बारे में वो ब्लॉग लिखते हैं, बताते हैं। कि जैसे एक फेमस यूट्यूबर है सौरभ जोशी, वो पता नहीं क्या बताते हैं, अपने अपने दिनचर्या के बारे में बताते रहते हैं, फिर भी लोग देखते हैं। तो पहले लोग होता था कि एक डायरी लिखते थे अपनी, जो पर्सनल होती थी, किसी को नहीं पता होता था। लेकिन आज का समय ऐसा है ब्लॉग के बारे में, कहीं कोई जा रहा है मोबाइल लेकर बस चालू हो गया, सेल्फी लेकर वो बता रहा है अपना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये घूम रहा हूँ। तो ये एक तरीका हो गया बताने का, इंटरनेट पर लिखी गई जानकारी, और इसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। और फिर आते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका नाम की पुस्तक से ब्लॉग संबंधी जानकारी। ब्लॉग की शुरुआत 1994 में एक युवा अमेरिकी छात्र जस्टिन हॉल ने की थी।
उसने अपने निजी अनुभवों यानी कि पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस उसने प्राप्त किया उसको लिखकर लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया। जॉन बार्जर ने 1997 में इसे बेवलॉग नाम दिया और पीटर्स मरहॉन्ज ने 1999 में इसे वी लॉग यानी कि वी लॉग कर दिया और फिर ये ब्लॉग हो गया। अब वेबसाइट के बारे में देखें तो वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं www डॉट लगाया जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक लोकप्रिय साधन है यानी सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं हर देश के लिए। इसमें हर उम्र के हर नस्ल के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब का। हाँ, अगला हम देख लेते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व शब्द का मतलब होता है पर्सनैलिटी या कह सकते हैं मुखौटा भी इसका अर्थ होता है, यानी कोई व्यक्ति किस तरीके के मुखौटा का उपयोग करके कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है या अपने आप को कैसे बताने का प्रयास कर रहा है वह कहलाता है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? परसोला शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मुखौटा, यानी कि मैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। यदि मैं अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ तो ये मेरा एक मुखौटा हो गया, ये मेरा व्यक्तित्व हो गया, ये मेरा एक तरीका हो गया, या मैं अपने आप को एक क्रूर तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ, तानाशाही बता रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तित्व वो हो गया। व्यक्तित्व के बारे में निम्न सिद्धांत प्रचलित है जैसे ट्रेड थ्योरी, टाइप थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा मनोविज्ञान है, कैसा उसका तरीका है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का शारीरिक बनावट, गठन, वेशभूषा, रंग आदि को मिलाकर निर्मित होता है। कैसा वो व्यक्ति दिखता है इन सब से रिलेटेड उसके अंतर्गत बातचीत होती है। ये कुछ परिभाषा है आप देख सकते हैं। ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। संप्रेषण। संप्रेषण समस्त मानव प्राणियों के बीच व्यापक विनिमय की प्रक्रिया है। इसका आशय यह है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा अर्थ समझे जाते हैं और प्राणियों में समझ पैदा होती है तभी संदेश पूरी तरह से प्राप्त करता है। जब संप्रेषक या विश्वास प्राप्त कर ले प्रापक ने संदेश प्राप्त कर लिया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु व्यक्ति की भाषा को प्रभावित करती है, यानी कि उम्र भी सबसे बड़ा फैक्टर है किसी व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि बड़ों के लिए हम आप शब्द का उपयोग करते हैं और छोटे शब्दों के लिए, छोटे लोगों के लिए हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं या तुम का उपयोग करते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रखती है आयु, उम्र, किस उम्र का व्यक्ति हो और उससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उम्र भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रखती है। बड़ों को प्रणाम करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं, है ना, ये चीज इसके अंतर्गत आती है। आयु के आयु के द्वारा भी साथ साथ में क्या बदल जाती है? भाषा भी बदल जाती है और उम्र बढ़ने से भी भाषा बदल जाती है। स्त्री पुरुष, किन्नर स्त्री, पुरुष स्त्री, जैसे इन सब के लिए भी भाषा अलग अलग तरीके की होती है। अलग कुछ लोग होते हैं कि पुरुष होते हैं, कुछ किन्नर होते हैं। किन्नरों की कई बार हम देखते हैं कि जो लड़का होता है उसकी भाषा क्या होती है, उसकी बोली पतली होती है, उसकी आवाज, है ना, वो लड़कियों की तरह भी बोलता है, उसका लहजा भी वैसा होता है। और कुछ लड़कियां होती है, वो किन्नर होती है, तो उनका लहजा कैसा होता है? लड़कों की तरह होता है। तो ये सभी अपने अपने तरीके से भाषा का प्रयोग करके संप्रेषण करते हैं। कुछ कुछ पुरुष कैसे होते हैं? जटिल या जटिल भाषा बोलते हैं, कड़क भाषा बोलते हैं, तो कुछ विनम्र भाषा बोलते हैं। जैसे आप हरियाणवी साइड में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, उनको उनका उद्देश्य कुछ नहीं होता कि किसी को अपमानित किया जाए, किसी को परेशान ऐसा बोलने के लिए नहीं होता, लेकिन उनकी जो भाषा होती है वो सारी हम देखेंगे कड़क भाषा होती है। रे भाई कहाँ जा रहा, क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं। मतलब इस तरीके से बोलेंगे कि सामने वाला डर जाए। तो लेकिन उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं होता। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं, बहुत ज्यादा नम्रता से बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से होते हैं। और भाषा के अंतर्गत जो और भी चीजें आती है, राष्ट्रीयता, जाति, भौगोलिक स्थिति, यानी कि वो किस देश से हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तान से हैं, हम भारत से हैं, तो हम हिंदी के विषय में कहीं और देश में जाएंगे तो हम वहां पे यदि कोई इंडियन मिल जाएगा तो हम उससे हिंदी में बातचीत करेंगे, तो हमारी एक बनी रहेगी।
जाति यानी किस जाति से रिलेटेड है। भौगोलिक क्षेत्र भी हम कहते हैं कि राजस्थान के लोग अलग तरीके से बोलते हैं, गुजरात के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। क्षेत्रीय यानी कि रीजनल भाषा भी अलग होती है, देहाती, बहुत सारी भाषा होती है, तरह तरह लोग में बदल जाते हैं। और उस तरीके से संप्रेषण भी बदल जाता है, कैसे हम बात कर रहे हैं तो। और समाज के स्तर पर भी होते हैं, धनी और निर्धन वर्ग होते हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाती है। कई बार होता है कि गरीबों से अलग तरीके से बातचीत करते हैं, अमीरों से अलग बात करते हैं। कोई पैसे वाला व्यक्ति आ गया तो उससे ऐसे बात करेंगे, साहब जी आओ, साहब जी, साहब जी, अच्छा जी। और गरीब से निर्धन से ऐसे बात करेंगे, यार जा रहे, ऐसा बोल। तो ये एक तरीका होता है संप्रेषण करने का, लेकिन हालांकि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान से बातचीत करना चाहिए। लेकिन एक वो होता है कि ये सभी जो तत्व है वो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। अगला एक लाइन लिखी है यहाँ पे, किसी भी वर्ग में भाषा का अनुकरण माता से आरंभ होता है। माता की गोद में बालक की प्रथम पाठशाला होती है, यानी कि पहला स्कूल जो होता है बच्चे का, वो मम्मी से ही शुरू होता है, माँ से ही शुरू होता है। सबसे पहले वह अपनी जो भी संप्रेषण की गतिविधियां होती है वो अपने माँ या अपनी फैमिली, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है। उसे कैसे बात करना है, यदि उसकी माँ उसको सिखा रही है जा पापा को जाके गाली बक, तो वो जाके गाली देगा, है ना। यदि उसकी माँ उसे सिखा रही है कि जा अपने पिताजी से पैर पड़, उनसे अच्छे से बातचीत कर, उनके आई चेक, तो वो ये सब चीजें सीखता है बच्चा। सबसे ज्यादा यही चीज होता है। तो फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, आसपास का वातावरण संप्रेषण को जो प्रभावित करता है कि कैसे बातचीत करना है। वर्ग के आधार भी संप्रेषण होता है। मित्र के साथ हम अलग तरीके से बात करते हैं, भाई क्या हो गया, कैसे, मतलब अलग तरीके से बात करते हैं। रिश्तेदारों से अलग बात करते हैं। शिक्षित व्यक्ति का अलग संप्रेषण होता है, यानी कि कोई एजुकेटेड पर्सन है तो उसके बातचीत करने का तरीका अलग होगा, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो आम जनता से समझदारी से बाहरी होगी, है ना। अशिक्षित लोगों का अलग होता है, वो उनकी बातचीत उनके लेवल पे होती है। वृद्ध बुजुर्गों की बातें अलग होती है, उनसे कैसे, कई बुजुर्ग होते हैं कि जो उनसे बहुत धैर्य से बात कर रहे होते हैं, कुछ चिढ़कर बात कर, तो अलग अलग। शिशु, जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उससे बातचीत करने का तरीका अलग होता है, उससे संप्रेषण, उसको इशारे में करेंगे, ए भाई, ऐसे ऐसे करके, मतलब उसको थोड़ा बच्चे जैसे बच्चा बन जाता है इंसान बच्चों से बात करने के लिए। किशोरों से अलग तरीका होता है, वयस्क से अलग होता है, चिकित्सक डॉक्टर से अलग बात करने का एक तरीका होता है, इंजीनियर से बात करने का अलग तरीका होता है, ट्रेड करने का अलग तरीका होता है, शासन में जो प्रक्रिया होती है उसमें अलग तरीका होता है बात करने का, प्रशासन में अलग होता है, छात्रों से कैसे बात करते हैं, टीचर का जो कन्वर्सेशन अलग होता है, स्त्रियों से बात करने का कन्वर्सेशन अलग होता है, और पुरुष वर्ग का भी अलग, सबका अलग अलग एक तरीका होता है। तो यही संप्रेषण है कि संप्रेषण के अलग अलग क्षेत्र को समझना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां पर कैसे बात करना है, किस तरीके से हमें अपनी बात रखना है, वो संप्रेषण हमें सिखाता है। अब साम्यवादी मॉडल हम देखें तो साम्यवादी मॉडल सबसे हम देख लेते हैं, साम्यवादी मॉडल क्या होता है। साम्यवादी मॉडल में हम कह सकते हैं कि लगभग दो वर्ग हो सकते हैं। साम्यवादी कम्युनिस्ट होती है, कम्युनिस्ट विचारधारा, और मार्क्सवाद के अंदर भी दो वर्गों का जो होता है, एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग का मतलब होता है जो व्यक्ति शोषण कर रहा है या फिर उस चीज का उसको अपने नीचे रख रहा है या फिर उससे काम निकलवा रहा है, वो होता है शोषक वर्ग। जैसे हम कह सकते हैं हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो व्यक्ति होता है, दोनों ही बन जाएंगे, एम्प्लॉय और कंपनी। तो कंपनी में जो ओनर है वो भी कभी कभी शोषक बन जाता है और एम्प्लॉयज भी शोषक बन जाते हैं। इसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। शोषक वर्ग का मतलब होता है कि जो शोषण कर रहा है, जैसे कभी कभी एम्प्लॉय ऑनर है, वो एम्प्लॉय का शोषण करते हैं कि भाई हमें ये टाइम पे चाहिए, नहीं तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगी, ये वो, मतलब एक बर्डन दे देते हैं। और कभी कभी काम के समय में एम्प्लॉय भी ऑनर का शोषण करते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए तभी हम करेंगे। तो ये शोषक और शोषण, शोषक वर्ग के अंतर्गत जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो मार्क्सवाद का एक विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की, जिसके अंदर समाज में संघर्ष बने होते हैं, प्रभावशाली और पराधीन जो वर्ग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, दोनों प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। दोनों ही, यदि दोनों की आपसी समझ सही है, वो भी जाने कि एम्प्लॉयज के लिए
ओनर के लिए एम्प्लॉय जरूरी है, एम्प्लॉय के लिए ओनर जरूरी है। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपस में कन्वर्सेशन बना रहे, संप्रेषण बना रहे। अब हम आगे देख लेते हैं ये प्रभावी संप्रेषण के गुण और व्यक्ति के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। संप्रेषण के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हम बार बार इसके बारे में नहीं जानेंगे। और ये जो गुण है, गुणों के बारे में हम देख लेते हैं। प्रामाणिकता, शुद्धोच्चारण, सूचना बोझिल ना होना, फीडबैक, वाक कला यानी कि बोलने की कला होनी चाहिए, विचारों की समानता होनी चाहिए, श्रोता और व्यक्त की समरसता होनी चाहिए, संस्कृति की समानता होनी चाहिए, सबके बारे में जानना होना चाहिए। गुण है समान विषय वस्तु रखना चाहिए, बाधा रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटी में और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। आवश्यक शब्दावली का उपयोग इसमें करना चाहिए। प्रामाणिकता मतलब कि प्रामाणिक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर कुछ भी पेल रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। प्रभावी व्यक्ति के अंतर्गत स्त्रवी ग्रंथियां महत्वपूर्ण भूमिका करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है प्रभावी व्यक्तित्व के अंतर्गत। जो प्रभावी व्यक्तित्व होता है वो सही होता है। प्रभावी मतलब कि एक तरीके से जो प्रभावित कर सके। हार्मोन्स की कम मात्रा या ज्यादा मात्रा इन प्रभाव ग्रंथियों पर असर पड़ता है। किसी व्यक्ति में ज्यादा हार्मोन्स है तो वो अलग तरीके से कन्वर्सेशन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, अपने बातों को अलग तरीके से रखेगा। किसी के अंदर हार्मोन्स की कमी है तो वो अलग तरीके से रखेगा। कई लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग दिमागी तौर पर असंतुलित होते हैं, यानी कि उनका मानसिक संतुलन नहीं होता, तो वो अपने अपने लेवल पर सोच रहे होते हैं, और जिनका सही होता है तो वो अपने लेवल पर सोच रहे होते हैं। तो ये सभी भी इम्पोर्टेंट करता है। और वातावरण, जैसा कि मैंने बताया, वातावरण भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परिवार या घरेलू वातावरण, पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक परिवेश, माता पिता का व्यवहार, अनुकरण, पड़ोस, विद्यालय, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सभी प्रॉब्लम्स जरूरी करते हैं, संप्रेषण के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। रीति रिवाज भी जरूरी होते हैं, परंपरा भी हमारे लिए जरूरी है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की क्या भूमिका होती है, तो ये क्या करता है, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है संप्रेषण के लिए, जो प्रबंधन करते हैं। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा पूरा संप्रेषण। आई होप आपको समझ आया होगा। हिंदी संप्रेषण नोट्स मैंने जो अपने एक्सप्लेन किए, पूरा एक वीडियो बनाया है ताकि आपको कहीं और बार बार मैं भटकाऊं नहीं। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा 10 चीज एक ही चीज पर बनाते रहूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास ना ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं इस चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहें, यदि आपको सही लगता है तो आप जुड़ें, अन्यथा चैनल तो अपलोड होते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो पे बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।